आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज इज 175 सेंटीमीटर। A 6 boys joined the group and the average height of all the boys in the group now increased by 1 centimeter. The height of the 6th boy is, बोला है कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, ठीक है, कितनी है? 175 सेंटीमीटर है, 175 सेंटीमीटर है। एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात है। देखिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है और अगर वृद्धि हो रही है औसत में, तो इसका मतलब वो औसत से ज़्यादा वाला है। मतलब औसत पहले कितना था? 175, तो 175 से ज़्यादा वाला है। तो 175 से कम वाला जो आंसर होगा या जो बराबर वाला भी आंसर होगा वो तो कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका कट गया। अब 179, 180 और 181 इनमें से कोई एक आपका आंसर होगा। तो पहला आंसर तो आपने देखते से हटा दिया, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर औसत के बराबर वाला आता है तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, औसत से कम वाला आता है तो औसत कम हो जाता है, और औसत से ज़्यादा वाला आता है तो औसत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर औसत 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, यानी कि जो आने वाला छात्र है उसका वजन ज़्यादा होगा। अब बात क्या होती है? तो औसत को आपको ऐसा समझना है कि औसत हर एक वैल्यू को इक्वेट कर देता है। मतलब 5 लड़कों में से हर एक की ऊंचाई 175 हम मान के चलेंगे। छठा लड़का आया तो हर एक की ऊंचाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, मतलब 176 हो गई। तो यहाँ पर पहले चीज समझिए आप कि 5 लड़के थे, कितने? 5 लड़के थे, 5 बॉयज थे, ठीक है। उनकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें कि एवरेज हाइट कितनी थी इनकी, तो आप कहेंगे सर 175 सेंटीमीटर थी। एक छठा लड़का आ गया, यानी कि अब लड़के कितने हो गए? बॉयज कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 लड़के हो गए और एवरेज हाइट कितनी बढ़ गई? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 176 सेंटीमीटर हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई, सभी की 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई। और एवरेज में वृद्धि का मतलब ये है कि हर एक में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम एवरेज मानते ही ऐसे हैं। अगर हमें 5 लड़कों का हाइट, औसत हाइट दिया है 175, तो इसका मतलब हम ऐसा मानेंगे कि 5 में से हर एक लड़की की जो हाइट है वो 175 है। पहले की भी 175, दूसरे की भी 175, तीसरे की भी 175, चौथी की भी 175 और 5वें की भी 175। ऐसा हम एज्यूम करते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार अब 6 लड़के हो गए तो उनके औसत में 1 की वृद्धि होगी, मतलब 176 हो गई। तो हर एक की हाइट कितनी बढ़ी? 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हर एक की हाइट में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। कब? जब 6 लोग हो गए। तो यानी कि टोटल जो नया लड़का आया है वो कितना ज़्यादा लेकर आया है? हर एक की में 1 की वृद्धि हुई, तो 6 लोगों में 6 की वृद्धि हुई, यानी कि जो लड़का आया है वो 6 सेंटीमीटर ज़्यादा हाइट का आया है। किससे ज़्यादा हाइट का आया है? तो पुरानी वाली औसत हाइट से ज़्यादा का आया है। तो पुराना वाला औसत कितना था? पुराने वाले अगर हम औसत की बात करें तो पुराना औसत 175 था। तो 175 से कितना ज़्यादा आया है? 6 सेंटीमीटर ज़्यादा का आया। तो बस आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 181 सेंटीमीटर। यानी कि जो नया लड़का आया है 6th बॉय, तो उसकी हाइट कितनी है? जो छठा लड़का है उसकी हाइट कितनी है? तो आप कहेंगे सर 181, और यही आपका आंसर है। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन करना, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया 181। आई होप बात आपको क्लियर है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ √10² 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan 45 डिग्री इज, जो आपको टर्म दिया है इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस में लिखा है sin 90 डिग्री और माइनस में लिखा है 2 tan 45 डिग्री। कितना लिखा है? 2 tan 45 डिग्री। अब बस केवल हमें मान पता होना चाहिए। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। तो यहाँ पर ये अंडर है ऑलरेडी, और उसके अंदर भी क्या है? √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan 60 का मान होता है कितना?
√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। sin 90 का मान होता है 1, ठीक है, -2 tan 45 का मान होता है 1, तो ये भी रख दिया हमने। यहाँ पर हो जाएगा अंडर में आपका 3 + 1 और ये माइनस में कितना 2, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 - 2 यानी कि 0, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी काफी इजी क्वेश्चन था। आपने देखा आपका आंसर कितने आसानी से आ गया, बस आपको tan 60 sin 90 और tan 45 का मान पता होना चाहिए और वो आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, यहाँ लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन A and B is 428 किलोमीटर। A train start from station A at 6 AM and moves towards station B at an average speed of 48 km/h. Another train start from station B at 6:20 AM and moves towards station A at an average speed of 55 km/h. At what time will the trains meet? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन 6 बजे सुबह स्टेशन ए से प्रस्थान करती है और 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से स्टेशन बी की ओर बढ़ती है। दूसरी ट्रेन 6:20 पर सुबह स्टेशन बी से प्रस्थान करती है और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन ए की ओर बढ़ती है। यह ट्रेनें किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, मिलने का समय तब निकाल सकते हैं आप जब उनके चलने का समय समान है ना। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेन चल रही है कितने बजे, 6 बजे, और दूसरी ट्रेन कितने बजे चल रही है, 6:20 पर। तो क्या इनके चलने का समय समान है? नहीं है। तो आपको इनके चलने का जो समय है वो समान करना है। कैसे करेंगे समान? तो ये 6:20 पर जो चली है ना, पहले आप ये निकाल लीजिए कि पहले वाले ने 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर ली और टोटल दूरी में से वो 20 मिनट में तय की गई दूरी को हटा दीजिए, तो वो कितने आगे 20 मिनट में पहुंच गई, वहां से 6:20 बच जाएंगे और 6:20 पर ये भी चल जाएगी स्टेशन बी से दूसरी वाली ट्रेन। तो फिर हम इनका समय निकाल सकते हैं कि मिलने का समय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए विस्तार से कि स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। इस दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी दी गई है 428 किलोमीटर। कितनी दी गई है? 428, यानी कि 428 किलोमीटर स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी है। अब इन्होंने बोला कि एक फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चलती है और इसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा और ये सुबह 6 बजे चल रही है। कितने बजे चलती है? सुबह 6 बजे AM पर चलती है। इतना 6 मत लिखो, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, केवल 6 AM लिख लीजिए बहुत है। कितने बजे चलती है भाई ये? तो 6 AM पर चलती है सुबह। कहाँ की तरफ? तो ये बी की तरफ चलती है, ठीक। ट्रेन फर्स्ट ट्रेन। सेकंड ट्रेन जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये कितने 6:20 पर चलती है, सुबह 6:20 पर चलती है। तो अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये चल रही है कहाँ? ए की तरफ। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दो ट्रेनों के मिलने का समय तभी आप निकाल सकते हैं जब उनके चलने का समय समान हो। तो चलने का समय समान कैसे करेंगे हम? तो पहले कौन सी ट्रेन चली थी? ए से बी की तरफ पहली वाली ट्रेन चली थी। तो पहली वाली ट्रेन 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी, आपको ये निकालना है। अब आपको पता है इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी होती है चाल यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय। समय कितना है? 20 मिनट। मिनट को आप इसमें बदल लीजिए घंटे में। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये 8 बार कैंसिल, तो ये कितना 8 में 16, यानी कि इसने 16 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अभी जो पहली ट्रेन है तो 16 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ आ गई? यहाँ पर कहीं आ गई और यहाँ पर कहीं आई। तो अब कितने बज गए? यहाँ पर 6:20 का समय हो गया क्योंकि 20 मिनट इसने दूरी तय कर ली। अब यहाँ से 6:20 का समय हो गया, यहाँ से ये तो निरंतर चल रही है और यहाँ 6:20 पे ये चलना शुरू हुई। तो अब इनके बीच में फासला कितना रह गया? तो अब इनके बीच में फासला रह गया 16 किलोमीटर। आप इसमें से माइनस कर दीजिए।
आप क्या कर दीजिए, इसमें से 16 किलोमीटर माइनस कर दीजिए, तो 128 में से 16 माइनस करेंगे, 428 में से 16 माइनस करेंगे तो 2 और 1 यानी कि 412 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में है। अब 412 किलोमीटर की दूरी इन दोनों ट्रेनों के बीच में है और ये जा रही है यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और ये आ रही है यहाँ से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो मिलने का समय कैसे निकालेंगे, इनको दूरी तय करनी है 412, इनको दूरी कितनी तय करनी है 412, लेकिन किस रफ्तार से तय करेंगी। अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में गति करती हैं, विपरीत दिशा में गमन करती हैं, चलती हैं, तो उनकी चालें प्लस हो जाती है, मतलब यहाँ सापेक्षिक गति से वो 412 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो पहले हमको रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक गति निकालनी है। तो सापेक्षिक गति क्या होगी, विपरीत दिशा में जा रही है ट्रेनें तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, एक की चाल 48 है और दूसरी की चाल 55 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इसमें जोड़ देंगे तो 63 और 4 103 यानी कि 103 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए 8 5 3 हासिल में 1 और 5 10 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 412 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो इनको समय कितना लगेगा मिलने में, तो समय कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर समय निकालने के लिए क्या होता है दूरी बटे 4, तो समय होता है भाई दूरी और बटे में कितना 4, दूरी और 4 का अनुपात तो समय कहलाता है। तो दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे सर 412 और कितने चाल से जा रही है, ये जा रही है 103 की चाल से, तो 103 चौके 412 होता है, यानी कि 4 घंटे में ये दोनों मिलेंगे, 4 घंटे में ये दोनों मिलेंगे, 4 घंटे बाद। अब 4 घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी, इनके चलने का समय समान था, अब 6:20 पर अगर ये चली दोनों और 4 घंटे बाद मिल रही है तो 6:20 में आप 4 घंटे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10:20, यानी कि 10:20 AM पर ये मिल जाएंगे। तो यही आपका आंसर है 10:20 मिनट। 10:20 मिनट पर ये ट्रेनें क्या हो जाएंगी आपस में मिल जाएंगे, 10:20 मिनट पर ये ट्रेनें क्या हो जाएंगी बेटा आपस में मिल जाएंगे। तो किस ऑप्शन में दिया है 10:20, तो ऑप्शन डी 4 घंटे बाद मिलेंगी ना, चलने का समय समान था कब 6:20, तो 6:20 के बाद 4 घंटे यानी कि 10:20, 6:20 में 4 घंटे जोड़ दीजिए 10:20, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, by what percent must one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए कि चीनी की कीमत में वृद्धि हो और खपत में कितने % की कमी करें ताकि जो व्यय है वो अतिरिक्त व्यय ना हो, वृद्धि ना हो, व्यय में परिवर्तन ना हो। अगर ये लिखा आ रहा है क्वेश्चन में और कीमत में वृद्धि हो रही है और खपत कम करनी है, तो आपको पता है कि खपत इंटू कीमत ही व्यय बनता है। समझिए इसको कैसे, मान के चलिए कीमत है 2 रुपये प्रति किलोग्राम और आप खाते हैं 10 किलो, तो कितने रुपए व्यय होंगे आपके 20 रुपये व्यय होंगे कि नहीं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि खपत और कीमत का गुणनफल व्यय के बराबर होता है। तो जब दो चीज़ों का गुणनफल तीसरी चीज़ यानी कि व्यय के बराबर है और व्यय को आपको कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि जितनी कीमत आपने पहले बढ़ाई चीनी की उस बड़ी व्यय को ही वापस आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। कैसे, इसको ऐसे समझिए कि चीनी की पहले कीमत कितनी थी 100 मान लीजिए, कितनी थी 100, अब आपने वृद्धि कर दी कितने की 20% की वृद्धि कर दी, तो अब कीमत कितनी हो गई 120। तो इसी 120 को वापस से क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसी 120 को आपको वापस से 100 करना है, तो कितने की कमी करनी है इसमें 20 की, क्योंकि 120 को 100 बनाने के लिए आपको 20 की कमी करनी पड़ेगी। अब 20 की कमी किस में करनी है 120 में, तो ये जो 20 है वो 120 का कितना % है, बस इतना सा काम आपको करना है। तो 20 से कितने बार 6 बार कट गया और 100 बटे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 100 बटे 6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, मतलब उसकी खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन बी में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई।
अगर खपत और कीमत का गुणनफल व्यय के बराबर है और व्यय को आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, तो जो कीमत जितनी बड़ी है उसी को वापस से कम कर दीजिए। तो मान लीजिए कि पहले कीमत कितनी थी, 100 थी, 20% बढ़ाई तो 120 हो गई कीमत। अब 120 को वापस से 100 करना है तो आपको 20 की कमी करनी पड़ेगी। कमी कितने करनी है, बढ़ी हुई कीमत में, यानी कि 120 में आपको 20 की कमी करनी है। तो 20 120 का कितना परसेंट है, तो 16 से ही 2/3% है। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखा है, इन द फिगर टू सर्कल्स विद सेंटर P and Q touches externally at R. Tangent AT and BT meet the common tangent TR at T. If AP is equal to 6 cm, PT is equal to 10 cm, then BT is equal to आपको फाइंड करना है। इन्होंने बोला कि निम्न आकृति में केंद्र P और Q वाले दो वृत्त वाहता बिंदु R पर स्पर्श करते हैं। एक वृत्त है जिसका बिंदु P है, मतलब सेंटर P है, और एक वृत्त है जिसका सेंटर Q है, यानी कि केंद्र Q है। बिंदु R पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये जो R पॉइंट है यहाँ पर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं इस पॉइंट पर, ये R है। ठीक है। स्पर्श रेखाएं AT और BT, AT ये स्पर्श रेखा है और BT भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक, स्पर्श रेखा है। ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा TR, ओवेनिस्ट मतलब जो दोनों से होती हुई स्पर्श रेखा, चाहे दोनों को छुए, तो P वाले जो सेंटर वाला जो आपका क्या है, केंद्र वाला वृत्त है, और Q केंद्र वाला वृत्त है, दोनों की ओवेनिस्ट मतलब दोनों को टच करती हुई रेखा जो है स्पर्श रेखा, वो TR है। TR पर बिंदु T पर मिलती है, ये तीनों कहाँ पर मिलती है, बिंदु T पर मिलती है। आपको दिख रहा है मिलते हुए, कहाँ पर मिल रही है, बिंदु T पर मिल रही है। यदि AP बराबर 6, AP की बात करें तो AP यानी कि इस वाले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और PT बराबर 10, तो PT कितना है, ये 10 है। PT कितना है, 10 है। तो अब आप देखिए, आपको पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण होगा। अब अगर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मौखिक रूप से दे देंगे। कैसे दे देंगे, देखिए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो लंब के सामने की भुजा कर्ण होती है 90 डिग्री, तो लंब के सामने की नहीं, सॉरी, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण यानी कि PT जो है वो आपका कर्ण है। इस त्रिभुज में बात करें तो अगर हम ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल आप बोलिए APT में अगर हम बात करें, त्रिभुज APT में अगर हम देखें तो यहाँ पर PT स्क्वायर बराबर होगा AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब आपको हालांकि करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये क्या ट्रिपलेट है, 10 6 तो ये 8 आएगा आपका। चलिए फिर भी निकाल लीजिए। PT यानी कि 10 का वर्ग, AP यानी कि 6 का वर्ग, और AT आपको निकालना है, तो ये AT स्क्वायर आ जाएगा। ये 100 माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो ये AT स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो AT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये AT स्क्वायर बराबर 64 हो गया, तो AT की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। और ये आपको डायरेक्ट पता था, क्योंकि आपको पता है ये ट्रिपलेट हो गया, तो AT कितना हो गया, 8 हो गया। अब ये एक कॉन्सेप्ट और लगेगा इसमें कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। अगर मान के चलिए ये P बिंदु है और ये आपका यहाँ पर M बिंदु है और ये N बिंदु है, तो वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी कि MP बराबर NP होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो अगर बराबर होती है तो देखिए AT और या बोले TA और TR दोनों स्पर्श रेखाएं, तो TR की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जब बराबर होती हैं तो आप कहेंगे सर कि AT जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, TR के हो जाएगा, और TR बराबर किसके हो जाएगा, TB के हो जाएगा, या BT भी जिसको बोल सकते हैं। आपसे BT पूछा तो आप BT बोल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AT बराबर
टी आर बराबर टी बी होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर पहले समझिए इस वाले को जिसका केंद्र क्या है पी, तो यहाँ पर ये स्पर्शरेखाएं यानी कि टी ए और टी आर बराबर है, टी ए और टी आर बराबर हो गई। अब देखिए टी ए की वैल्यू 8 है तो टी आर की वैल्यू भी कितनी हो गई 8 हो गई, टी आर भी आपकी 8 हो गई। अब आप समझिए इस वाले वृत्त में ये केंद्र कौन सा है जिसका केंद्र Q है। अब ये T बिंदु से TB और TR दो स्पर्शरेखा है तो ये भी आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए हमने बोला कि TB और TR आपस में बराबर है, या जिसको आप BT बोल रहे हैं, तो BT की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, BT की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल था, इतना तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये 10 है ये 6 है तो ये 8 हो गया। अब ये 8 हो गया तो आपको पता है AT और TR दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि किसी बार बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि TA और TR आपस में बराबर है। इसी प्रकार इस वाले वृत्त में बात करें तो बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, तो TR और TB या BT और RT ये दोनों भी आपस में बराबर है। कुछ भी बोल दीजिए TR या BT और BT TB बात देखिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बराबर, तो ये 8 तो ये 8 और ये 8 तो ये भी 8, तो आपका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है आपका 8 है। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। ठीक है, ये कंडीशन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन √3 cot थीटा प्लस sec थीटा। हमने आपसे बोला है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ आपको थीटा का रेंज दे दें, जहाँ आपको थीटा का रेंज दे दें, तो कोशिश आपको ये करना है कि थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पर आप सेटिस्फाई करा लें। अब थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो या तो आप 30 रखें, 45 रखें या 60 रखें। तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि अगर आप 30 रखते हैं तो यहाँ पर 1/√3 आएगा, यहाँ पर √3 आएगा। तो अगर आप 30 रखेंगे तो 1 में से 3 माइनस होगा, यानी कि माइनस का 2/√3 होगा। और यहाँ पर आप 30 रखेंगे तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cosec 30 का मान 2 होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। 45 आप रखेंगे तो 45 में दोनों बराबर होते हैं tan और cot, तो ये 0 हो जाएगा। जबकि cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2 होती है, तो 0 बराबर √2 नहीं होगा। इसका मतलब ये 60 पर सेटिस्फाई 100% करेगा, क्योंकि थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो 30, 45, 60 में से किसी ना किसी एक वैल्यू पर ही सेटिस्फाई करेगा। तो हमने दो वैल्यू तो मौखिक रूप से सेटिस्फाई करा ली, नहीं हो रही भाई, तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रखें 60 रखें। देखिए यहाँ पर आपको कितना दिया tan थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू में कितना दिया cosec थीटा, इक्वल टू में कितना दिया है cosec थीटा। तो अगर आप थीटा कितना ले लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री के बराबर ले लेते हैं, थीटा कितना ले लेते हैं 60 डिग्री के बराबर ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर tan 60 हो जाएगा, tan 60 का मान कितना होता है √3, यहाँ पर cot 60 हो जाएगा, cot 60 का मान कितना होता है 1/√3, cosec 60 का मान कितना होता है, तो sin 60 का मान √3/2 होता है, तो cosec 60 का मान 2/√3 होता है, उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाता है 2/√3। अब आप जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 बना के, तो √3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, बराबर में भी कितना 2/√3 हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, ये वैल्यू थीटा के मान 60 पर सेटिस्फाई हो गई। अब ये थीटा बराबर 60 पर अगर सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमें निकालनी है उसमें हर जगह 60 पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जिसकी निकालनी है तो देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में आपको निकालना है √3 cot थीटा प्लस sec थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप क्या करें यहाँ पर वैल्यू रखें, यहाँ पर थीटा बराबर 60 रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो ये आपका हो गया 2/√3, ठीक है, माइनस cos 60 की अगर हम बात करें कितना होता है, तो ये sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अपॉन
यहाँ पर cot 60 की बात करें तो ये होता है √3 इंटू √3 तो आपको दिया हुआ है, तो ये आपका √3 तो गिवन है, तो यहाँ पर हो गया आपका √3 इंटू cot 60 का मान होता है 1/√3 और प्लस sec 60 के अगर मान की बात करें तो cos 60 का मान कितना होता है, अभी हमने लिखा कितना 1/2, तो sec उसका उल्टा होता है यानी कि कितना होता है 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, ऊपर एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 4√3 माइनस 1, 4√3 माइनस 1 और नीचे ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका कितना बचा नीचे 3, 1 + 2 3, 1 + 2 क्या बचा 3। अब 4√3 माइनस 1 ये देख लीजिए आपका कहीं आंसर आ रहा है क्या, ये कहीं पॉसिबल है आंसर, ये आपको 4 3 आपको दिख रहा है लेकिन 3 आपका इसमें यानी कि यहाँ पर लेकिन 4 आ रहा है एलसीएम। अच्छा ये 2 भी अपॉन में आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन में नहीं लिया बेटा अपन ने, 2 भी अपॉन में आ जाएगा ना, एलसीएम का जो अपॉन वाला 2 है ये 2 बचेगा यहाँ पर एलसीएम में और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि 4√3 माइनस 1/6, 4√3 माइनस 1/6 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्लियर होगी बात, तो इस प्रकार ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए